यस फ्रेंड, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। और आइए कल वाली यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अपन ने कल देखा और जाना कि कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के एसेंशियल एलिमेंट्स को हमने जाना और पहचाना। विद्यार्थी, कल जो एसेंशियल एलिमेंट अपन ने चालू किए थे वो एक तो जनरल एसेंशियल एलिमेंट थे और एक सेक्शन 10 वाले एसेंशियल एलिमेंट थे। विद्यार्थी, सेक्शन 10 वाले एलिमेंट्स को जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो मैंने आपको जो शुरुआत किया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस पर डिटेल स्टडी वी आर गोइंग टू डू अहेड, आगे हम उसको करने वाले हैं। दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कैपेसिटी टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होना चाहिए। फर्दर हमने जो इसमें डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर कहा कंसिडरेशन शुड बी लीगल, कि कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। ये चीज़ों पर हमने चर्चा की। अब आज जिस चीज़ पर हम आगे और बढ़ने वाले हैं वो क्या चीज़ है विद्यार्थियों, तो बड़े ध्यान से समझिए। वो जिसको हम आगे और डिस्कस करेंगे वो है, तो एक चीज़ और आती है इसमें, वो क्या आता है कि कंसिडरेशन जो है वो हमेशा लीगल होना चाहिए। और लीगल के साथ साथ इस पर बातचीत किया हमने कि वो लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लास्ट कल जाते जाते जिस चीज़ पर मैंने ड्रॉप किया था और जो पढ़ाने के बाद मैंने कहा था कि इस पर अपन डिस्कशन चालू करेंगे आगे, तो वो चीज़ क्या है, तो विद्यार्थियों वो है फ्री कंसेंट। तो हमने कहा कि कंसेंट शुड बी फ्री, माने कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए फ्री। तो नाउ आई एम डिस्कसिंग विथ यू फ्री कंसेंट। आज मैं आपके जिसके साथ चर्चा कर रहा हूँ वो क्या है, बेसिकली फ्री कंसेंट है। तो फ्री कंसेंट क्या है, कैसे है, इस पर चर्चा को हम आगे जारी कर रहे हैं। विद्यार्थी, फ्री कंसेंट जो है वो आप इसको इस तरह से समझिए कि फ्री कंसेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट में कि व्हाट इज कंसेंट। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ये कंसेंट क्या है। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि कंसेंट क्या है, तो इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। और वो क्या कहना चाहते हैं, मीटिंग ऑफ टू माइंड ऑन टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कि जब दो व्यक्तियों का दिमाग एक ही बात पर एक ही तरीके से एग्री करता है तो वो कंसेंट कहलाता है। तो क्या कहना चाहता है कि मीटिंग ऑफ टू माइंड्स on the same thing in same sense, meeting of two mind same thing same sense is called consent। तो ये उन्होंने कहाँ डिफाइन किया, ये डिफाइन किया है सेक्शन 13 में, है ना। सेक्शन 13 में बताया गया है कि दोनों पार्टीज के बीच जो कंसेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब कंसेंट क्या है कि दो लोग जब एक ही बात पर एक ही तरीके से एग्री हो जाए तो वो कंसेंट कहलाता है, पहली बात। अच्छा जी, और जब वो एग्री हो जाते हैं तो इस एग्री को सो गाइज, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कि मीटिंग ऑफ टू माइंड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस इज कंसेंट। इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 10, सेक्शन 13। ये सेक्शन 13 में उन्होंने डिफाइन किया है कि जब दो लोग एक ही बात पर एक ही तरह से एग्री करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंसेंट कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल माई डियर, अगर मैं कहना चाहूं कि एक व्यक्ति है मिस्टर ए और एक व्यक्ति है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बी को कहा, क्या कहा कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू। ये कह रहा है कि उसके पास एक कार है और वो अपनी कार किसको सेल करना चाहता है, वो कार सेल करना चाहता है मिस्टर बी को। और बी से कहता है कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दें। तो अब क्या करता है कि ए अपनी कार को बी को 2 लाख में देने के लिए तैयार है और बी 2 लाख रुपए के बदले जो है कार लेने को तैयार है। तो देखिए जरा समझिए, मीटिंग ऑफ टू माइंड मीन्स माइंड ऑफ ए एंड माइंड ऑफ बी ऑन द सेम थिंग माने कार, और कार सेम है, सिमिलर कार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कह रहा है ए के पास में मारुति मान लीजिए मारुति डिजायर है, तो कह रहा है मारुति डिजायर वो अपनी बेचना चाहता है ना। मारुति डिजायर का मान लीजिए कोई पर्टिकुलर नंबर भी है, तो जिस नंबर की कार को बेचना चाहता है उसको बी लेने के लिए तैयार है। तो थिंग जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, माने ए इज ऑल्सो एग्री टू सेल द कार, बी इज एग्री टू बाय द कार। मारुति डिजायर कार लेने को तैयार है।
अमाउंट इज द सेम, सेम सेंस का मतलब क्या हो गया कि जो प्राइस है उस पर भी दोनों एग्री है, ए 2 लाख लेने को तैयार है और बी 2 लाख देने को तैयार है, दो लोगों का माइंड गेटिंग एग्री है ना, एक जगह इकट्ठा हो रहा है और वो इकट्ठा हो रहा है तो वही क्या कहला रहा है, कंसेंट। तो कंसेंट इज व्हाट, अगेन वापस से समझिए, कंसेंट इज व्हाट, मीटिंग ऑफ टू माइंड, इन जनरल मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ ऑफरर एज वेल एज ऑफरी। ऑफरर और ऑफरी का जो माइंड है वो दोनों मीट कर रहे हैं, और मीट कहां कर रहे हैं, ऑन टू द सेम थिंग। व्हाट इज द सेम थिंग, दैट इज द कार। Which car? Maruti Desire car. In the same sense, in what price? 2 lakh rupees. If both are getting agree on to the same point, it is called consent. तो guys, consent क्या है ये आपको एक बार छोटे में समझ आ गया होगा, फर्दर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना सा समझिए कि मीटिंग ऑफ टू माइंड सेम थिंग सेम सेंस इज कॉल्ड कंसेंट। अच्छा जी, अब ये ऐसे नहीं कह रहा कि कंसेंट होना चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट ये कह रहा है कि कंसेंट शुड बी फ्री। मीन्स क्या कहना चाहिए, ये कहना चाह रहा है कि कंसेंट शुड नॉट अफेक्टेड, जो आप कंसेंट ले रहे हैं वो कंसेंट शुड नॉट अफेक्टेड, कंसेंट शुड नॉट अफेक्टेड, कंसेंट जो भी आप ले रहे हैं वो क्या नहीं होना चाहिए, कंसेंट शुड नॉट अफेक्टेड किसके द्वारा, बाय, कंसेंट शुड नॉट अफेक्टेड बाय 4 बदमाशियां नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, तो देखिए क्या कहता है, 16 या 15, 16, 17 और 18 ये सेक्शंस है। मतलब गाइज ये 4 सेक्शंस आपको दिमाग में रखने। सेक्शन 15 क्या कहता है बेटा, कहता है कि कंसेंट में क्या नहीं मिलाना, कोएर्शन नहीं मिलाना, कोएर्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद उसमें कहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। फिर कहता है कि उसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए, FRAUD नहीं होना चाहिए, और फिर उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। गाइस वापस से समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि सेक्शन 15 में है क्या डिस्कस किया गया है, कोर्शन। सेक्शन 16 में क्या डिस्कस किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 17 क्या डिस्कस करता है, फ्रॉड। और सेक्शन 18 क्या डिस्कस करता है, वो कहता है मिस रिप्रेजेंटेशन। बेटा अभी अगर आपको इन चारों वर्ड्स को समझने में कोई तकलीफ हो तो चिंता न करें, ये फर्दर आएंगे तो हम इसको डिटेल से देखेंगे। फिलहाल देखिए COERCION, कोएर्शन जो होता है वो कोएर्शन क्या होता है, उसमें होता है डराना धमकाना, फियर। अगर आप किसी की कंसेंट लेना चाह रहे हो तो किसी भी प्रकार से अगर आप उसको फियर क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप इसमें डरा रहे धमका रहे हो, तो फिर इसका मतलब क्या कह रहा है, ये ठीक नहीं है। इस तरह से अगर आपका कंसेंट ले रहे हो तो वो कंसेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो उसमें किसी भी तरह का कोई फियर नहीं होना चाहिए, कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई फियर या किसी तरह की कोई धमकी, इस तरह का कोई भी अगर चीज है तो भैया फिर वो कंसेंट वैलिड नहीं होगा। तो न तो फियर होना चाहिए और न उसमें कहीं कोई थ्रेट होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या कहता है बेटा, कि वो कहीं भी इस तरह से समझिए कि वो अपने इंप्रेशन का नेगेटिव यूज नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर टेकिंग कंसेंट, तो सामने वाले का अगर आप क्या है अपना इंप्रेशन यूज कर रहे हो, अपनी सुपीरियर जो पोजीशन है उसको यूज कर रहे हो, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। तो देखो यूज ऑफ सुप्रीमेसी, यहां आप क्या कर रहे हो कि यूज ऑफ सुप्रीमेसी, कि जो आप मान लीजिए क्या सुपर हो या सुप्रीमेसी जो है आपकी सुप्रीमेसी का आप यूज कर रहे हो, तो ये सुप्रीमेसी का यूज भी वैलिड नहीं है। यूज ऑफ सुप्रीमेसी, कि आप जो सुपर हो, जो आप थोड़ा सा ऊपर हैं अपनी सिचुएशन के कारण से, उसको अगर आप यूज कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है। तो सुप्रीमेसी को यूज नहीं करना। और फिर क्या कहता है, फ्रॉड, माने आपको क्या नहीं बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, माने फॉल्स स्टेटमेंट आपको नहीं करना है। तो देखिए फॉल्स स्टेटमेंट आपको नहीं बोलना है, या ट्रुथ या फॉल्स, तो अपन कहते हैं कि जो अगर आप क्या बोल रहे हो फॉल्स स्टेटमेंट, तो वो आपको नहीं बोलना है। और अगर कहता है कि अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट भी नहीं बोलना है, मतलब कुल मिलाकर के अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट ये भी नहीं बोलना। तो गाइस समझिए वापस से क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग कंसेंट, जब आप क्या कर रहे हो, किसी की कंसेंट ले रहे हो, किसी की सहमति ले रहे हो, किसी की बात को सुन रहे हो, या किसी को एग्री कर रहे हो, गेटिंग एग्री कर रहे हो, तो वो एग्री होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब क्या कहना चाहते हैं, देखिए गाइस मैंने पहले कहा था कि सिर्फ कंसेंट जो है ना,
ये तो कहां डिफाइंड है, सेक्शन 13 में। और कंसेंट शुड बी फ्री, ये कहां डिफाइंड है, ये डिफाइंड है सेक्शन 14 में। तो सेक्शन 14 में कहा कि कंसेंट शुड बी फ्री, मींस इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय डरा धमका के, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय अपनी सुप्रीमेसी का यूज करके, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय झूठ बोल करके, और इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय झूठ बोल करके अनइंटेंशनली या इनोसेंटली, मैंने आपका कोई इंटेंशन नहीं है, बिना किसी इंटेंशन के भी अगर आप झूठ बुलवा रहे हो तो ये वैलिड नहीं है। तो कहना चाहता है कि कंसेंट शुड बी फ्री, शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय 15, 16, 17 और 18। इफ इट इज अफेक्टेड बाय दिस देन कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इन्फोर्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं किया जाएगा, एनफोर्स नहीं किया जाएगा। अभी ये थोड़ा सा आपको मैं इसमें और ट्विस्ट करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना सा समझिए कि कंसेंट ऐसे नहीं लेना है। अब वो एनफोर्स होगा या नहीं होगा, उसके क्या क्या उसकी स्ट्रेटजीज होगी, कैसे उसको अप्लाई करेंगे, उस पर हम अगेन डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना सा समझिए कि कंसेंट शुड बी फ्री। उसमें क्या क्या नहीं यूज करना है आपको, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। गाइस मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है कि ऐसा ऐसा करके अगर आप कंसेंट ले रहे हो तो भैया फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जो मैनर है वो प्रॉपर नहीं है, वो ठीक नहीं है। आप आगे जब इसको एनफोर्स करने जाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगा। दैट्स वाई आपको कंसेंट हमेशा कैसे लेना है, फ्री। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। आपको इसको फटाफट से लिख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, या स्क्रीनशॉट जो भी आपको करना है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके कंटेंट है, ये कंटेंट आपको बड़ा मदद करेंगे आगे। चलिए गाइस आगे मैं बढ़ता हूं और देखते हैं क्या। तो कहता है कि एक लास्ट अपना एसेंशियल एलिमेंट बचा है। वो लास्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है फ्री कंसेंट के बाद में, तो वो आता है कि सच एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। तो कहता है कि सच एग्रीमेंट, जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, सच एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। सच एग्रीमेंट should not be expressly declare void। such agreement should not be expressly declare void। बेटा कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो साफ साफ ही void डिक्लेयर कर रखे हैं। कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड देम वॉइड, कोर्ट ने मना करा है कि देखो ऐसे ऐसे एग्रीमेंट मत करना, और कर लो तो हमारे पास मत आना, क्योंकि हम इसको एनफोर्स नहीं करेंगे। देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स विच आर नॉट, आई वुड लाइक टू से नॉट परमिटेड बाय द लॉ, और आई वुड लाइक टू से कोर्ट हैड सेज, कोर्ट ने ऐसे कहा है कि भाई आप ये मत करना, कर लो तो हमारे पास मत आना, क्योंकि हम इसको एनफोर्स नहीं कराएंगे। कई बार नहीं होता है कि आप बच्चों को पेरेंट्स कह देते हैं कि भैया लव मैरिज मत करना, और कर लो तो घर मत आना लेकर के, बाहर वहीं रहना, समझ जाना कि हमने तुमको बुला दिया है। बिल्कुल सेम वे यहाँ भी कोर्ट ने कह दिया, क्या कह दिया कि भैया ऐसे ऐसे एग्रीमेंट मत करना, और कर लो तो हमारे पास मत आना कि हम इसको एनफोर्स करवा देना, हम तो इसमें इंटरफेरेंस करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले से इनको क्या डिक्लेयर कर रखा है, हमने कह रखा है कि भाई ऐसे एग्रीमेंट मत करो, क्योंकि ये कैसे एग्रीमेंट है, बोला ये वॉइड एग्रीमेंट है। तो सच एग्रीमेंट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, साफ साफ मना कर रखा है कि मत करना, करो तो हमारे पास मत आना, क्योंकि हम इसको एनफोर्स नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो कौन कौन से एग्रीमेंट है सर वो? देखिए वैसे तो ये 10 हैं, लेकिन यहां मैं 10 की लिस्ट नहीं लिखूंगा, क्योंकि आगे हम इसको पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी तो क्लियर हो जाएगा। एक आध मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल उसने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन मत करना, या उन्होंने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर मत करना, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर। उन्होंने कहा कि आपको क्या नहीं करना है, कि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर नहीं करना है। अगर आप माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे और फिर हमारे पास आओगे कि आप इसको एनफोर्स करा दो, तो हम एनफोर्स नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर जो है, या कॉन्ट्रैक्ट विथ इनकॉम्पिटेंट पर्सन, माइनर भी क्यों करे सर, अपन तो पूरा ही ले लेते हैं। क्या कि कॉन्ट्रैक्ट विथ इनकॉम्पिटेंट पर्सन आप उसको नहीं करना है, अगर आप उसको कर लोगे तो हम उसको एनफोर्स नहीं कराएंगे। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट,
आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है जो कि इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, फिर हमारे पास आओगे कि जस्ट आप एनफोर्स करा दो, तो हमारे पास कोई एनफोर्सेबिलिटी का तरीका उसमें नहीं है। तो उन्होंने मना करा कि आपको इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है जो कि इम्पॉसिबल हो। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन आपको नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन आपको नहीं करना। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन करेंगे तो भी हम इसको एनफोर्स नहीं कराएंगे, क्योंकि आपको एनफोर्स कराने के लिए हमको क्या चाहिए कि कंसीडरेशन उसमें होना चाहिए। और उसके अलावा बहुत सारे बताए सर, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। उन्होंने कहा कि आप है ना शर्त लगाने के कॉन्ट्रैक्ट मत करना, तो कहता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट मत करना। आप जब एग्रीमेंट करो तो क्या मत करना, वेजरिंग, शर्त मत लगाना आपस में। और शर्त लगाओगे तो हमारे पास मत आना कि हम इसको एनफोर्स करा दें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बायलैटरल मिस्टेक मत करना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बायलैटरल मिस्टेक नहीं करना, कि दो लोग आप कॉन्ट्रैक्ट करो और आपके बीच में कंसेंट ही नहीं हो, माने नो कंसेंट वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप वो कर लोगे तो हम उसको लागू नहीं कराएंगे। नो कंसेंट, आपके बीच कंसेंट नहीं है, इस तरह के बायलैटरल मिस्टेक वाले अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा तो हम उनको एनफोर्स नहीं कराएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा, ईटीसी बोला मैंने, क्योंकि एक्सेट्रा अभी है, अभी इसमें और भी काफी आएंगे। तो फिलहाल ये चीजें अपन समझ सकते हैं कि 5 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है जो कि आपको क्या करना है। 5 और 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं एट अ टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट थे गाइज। एक बार के लिए वापस मैं इनको रिकैप कर रहा हूं कि आपको पता चलना चाहिए कि क्या क्या चीजें जो है हमने इसमें कर ली है और क्या क्या चीजें हमको इसमें समझनी है। तो देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट विथ जो है, कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर माने इनकॉम्पिटेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, इम्पॉसिबल एक्ट को करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन नहीं करना, और वेजर के एग्रीमेंट जो है वो नहीं कर रहे हैं। वेजरिंग कहते हैं बेटा शर्त लगाने को, बैट लगाने को। कोर्ट ने मना करा है, कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ बिजनेस सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, आपके बीच की जो बैटिंग है उसको सॉल्व करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। तो बैटिंग जो एग्रीमेंट होते हैं उसको एनफोर्स नहीं किया जाएगा, ऐसा इनका पहले से ही कहना है। तो बैट के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको कभी भी इसमें नहीं करने हैं। तो गाइज ये सारी चीजें हमें आपको एक एक करके समझनी चाहिए। अब देखिए आइए, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ किस और के कॉन्ट्रैक्ट जब अपन कर रहे हैं तो अब ये जो सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं ये आपके बुक में कहाँ लिखे हुए हैं, इसको अपन समझेंगे और इसको समझ करके देखेंगे कि क्या चीज को हम आगे करें। तो एक एक करके चीजों को तो विद्यार्थियों, जैसा कि अपनी बात हुई थी कि हमने जो जितना पढ़ाया आपको वो सारा का सारा किस तरह से मॉड्यूल से मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वॉट एवर वी आर रीडिंग वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे है। तो याद करिए, सब अपन ने डिस्कस कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है कैसे, और अब जो मैं आपको आज जो डिस्कस करा है मैंने वो कहाँ है और क्या आप इसको समझेंगे। तो देखिए इसके बाद में आप ये देखिए 2 पार्टीज वाली चीजें हैं, यहां से अपन एसेंशियल एलिमेंट को देख सकते हैं। तो बेटा देखो इन्होंने क्या कहा, 2 पार्टीज वाला ये रहा मामला कि 2 पार्टी होनी चाहिए, और एक विशेष बात कि कोई भी व्यक्ति किसके साथ, खुद के साथ कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो 2 पार्टीज होना चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये वाला है, आपको याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए। अच्छे से बात होगी, लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए उनका। और कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए एक सेलर होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए। सब चीजें अपन ने कल डिस्कस की हैं। तो गाइज ये आपको आई थिंक क्लियर है सारा, है ना। गुजरात वाला जो एग्जाम्पल है वो भी मैंने कल आपको दे दिया था कि जैसे ही वो फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो सारी बातें मैंने बताई थी। इसके बाद में फिर देखिए क्या कहता है, पार्टीज मस्ट इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कल पढ़ लिया हमने और कहा था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन चलेंगे, क्या क्या नहीं होगा। तो कह रहा था कि उसमें एक तो जो है सोशल और डोमेस्टिक चीजें नहीं होगी। तो सोशल और डोमेस्टिक जो अगर मामला है
तो वो इसमें परमिटेड नहीं है। सोशल और डोमेस्टिक मामले इसमें परमिटेड नहीं है, जैसा कि हमने बात किया यहाँ पे। और इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको क्या कि सोशल और डोमेस्टिक तो नहीं है, साथ ही साथ उसने एक चीज और कही, क्या कि भाई आपका जो और केस याद है आपको, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर की कहानी भी मैंने आपको सुनाई कि बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर में क्या क्या कैसे कैसे हुआ, ये सब मैंने आपको कल बताया। हस्बैंड और वाइफ की एक बात थी कि वाइफ को उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पैसे दूंगा, फिर बाद में उसने उसको पैसे नहीं दिए मेंटेनेंस के, तो क्योंकि एक तरह का वो कहीं पर भी किसी तरह का कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए एनफोर्सिएबल नहीं था। फिर बाप बेटे की कहानी बताई थी, उसने कहा तू बढ़िया नंबर लाएगा सीए में या एक चांस में सीए बन जाएगा तो पैसे दूंगा। तो वो सब चीजें आपको एज इट इज इसमें मॉड्यूल में देखने के लिए मिल रही हैं। पॉइंट नंबर जो 3 की बात करता है, तो 3 में देखिए क्या कह रहा है, इसमें एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, तो वो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। अब यहां पर देखिए, क्योंकि बिजनेस एग्जाम्पल है, बिजनेस एग्जाम्पल कैसा, उसने क्या कहा कि ए ने उसको गुड्स बेचा, किसको बेचा, बी को, और ये कहा कि 30 दिन में आपको इसके पैसे देने हैं। अब यहां पर चूंकि बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, तो इसके लिए कोर्ट में स्यू किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसको परफॉर्म करने से मना कर दे तो इसके लिए कोर्ट में क्या किया जा सकता है, स्यू किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको जो है इसके लिए कोर्ट में स्यू किया जा सकता है। अदर फॉर्मेलिटीज की अगर बात करें तो अदर फॉर्मेलिटीज में हमने बात किया कि किस किसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में अदर लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे क्या कि वो कॉन्ट्रैक्ट लिखित होना चाहिए, मतलब कभी वो कहता ही रिटर्न होना चाहिए, तो रिटर्न आपको वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में कई बार क्या होता है कि रिटर्न के साथ साथ वो कहता है कि रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो रिटर्न होने चाहिए तो उसको रिटर्न ही करो। फिर उसके बाद में अगर वो कहता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है तो उसमें रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, कल मैंने बताया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद रहे बेच रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रिटर्न और रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर क्या कहता है, कभी कभी किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में विटनेस की आवश्यकता होती है, तो विटनेस की जहां जहां आवश्यकता होती है ना, उसको बिना विटनेस के नहीं कर सकते। तो इसमें कीवर्ड्स हैं, आप ये समझिए एट द टाइम ऑफ, मैं क्यों आपको मॉड्यूल दिखा रहा हूं कि बेटा लॉ के अंदर जो आंसर्स है चाहे समझ में कितना भी अच्छा आ जाए, अल्टीमेटली आपको हेल्प किसका लेना पड़ता है, मॉड्यूल का। तो ये कीवर्ड्स है जो आपको ध्यान होने चाहिए, और ये कीवर्ड्स मैंने उधर भी लिखे हैं, यहाँ इन कीवर्ड्स को आपको फोकस करना है, इन्हीं कीवर्ड से आंसर मेकिंग होती है। तो जो मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूं एट द टाइम ऑफ डिस्क्राइबिंग यू फ्रॉम द मॉड्यूल, तो यू शुड जस्ट बी केयरफुल। आपको केयरफुल होकर के अपनी बुक में जो आप साथ में लेकर के बैठे हैं, इनको कहीं पे क्या करते जाएंगे, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। तो देखिए सारी बातें आ चुकी है कि अदर फॉर्मेलिटीज की बात कर रहा है तो रिटर्न होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और कई बार विटनेस चाहिए, तो भैया फिर वो सारे पूरे होने चाहिए, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एनफोर्सिएबल। चलिए ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। इसके बाद फिर कहता है कि देखो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, भैया मीनिंग क्लियर होना चाहिए। याद करिए कल मैंने ऑयल का एक एग्जांपल देते हुए बताया था, और अच्छे से उसको सारे फ्लो चार्ट में लिखा है। क्या लिखा है कि क्लियरिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैसा नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए या इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। ये दोनों मैंने वर्ड्स कल यूज कर लिए और उधर लिख दिए। अच्छा जी, उसके अलावा क्या कहता है कि मीनिंग हमेशा कैसा होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। तीनों वर्ड्स की वर्ड्स है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग आंसर आपको ये चाहिए। अच्छा फिर क्या कहता है, एग्जाम्पल में उसने देखिए वही तेल वाला एग्जाम्पल दिया, और क्या कहता है कि अगर वो केवल ये कह रहा है कि ऑयल भेज देना, अब ये नहीं बता रहा कौन सा वाला, तो फिर ये अनसर्टेन मीनिंग होने के कारण से वॉइड होगा। लेकिन मेरे बच्चों कल आपको मैंने एक अच्छी सी बात बताई थी, वो क्या कि अगर इसका मीनिंग सर्टेन किया जा सकता है बाय द सर्कमस्टेंसेस एंड रेफरेंसेस, भैया तो फिर ये एनफोर्सिएबल होगा। क्या मतलब, ए ने बी को कहा कि मैं तुमको 100 पीपे तेल के भेज दूंगा, और वो सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में डील करता है, ये सदियों से डील फिक्स है कि वो मस्टर्ड में डील करता है। अब भैया ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्यों, क्योंकि उसकी बाय द रेफरेंसेस और बाय द सर्कमस्टेंसेस इट कैन बी डिफाइन, इट कैन बी सर्टेन, इट कैन बी फिक्स, देन इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ये बात हमने आपको कल बताई थी विद्यार्थी, और आज इसी बात को हमने और आगे करा। एक्स और वाई लिमिटेड है, वो लीज पर अपनी लैंड को दे रहा है इनडेफिनेट ईयर के लिए। यार कितने साल के लिए दे रहा है ये तो बता, अब तू साल ही क्लियर नहीं करा तो नॉट क्लियर, हेंस एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिएबल। भैया आपको उसमें साल तो देने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें होगी। पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस, कल बहुत अच्छे से एग्जांपल देके मैंने समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। मैंने कल एग्जांपल दिया था कि टू पैरेलल लाइन को अगर आप कह रहे हैं कि आपस में क्रॉस करेगा और मैं ऐसे लाइन बना दूंगा जो पैरेलल भी और क्रॉस भी कर रहा हूं, तो इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल है इसलिए उसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। मैंने कल आकाश कुसुम की बात की थी कि स्काई फ्लावर तोड़ के लाने की कोई बात कर रहा है, मैजिक से खजाना ढूंढने की बात कर रहा है। तो देखो ये सारी एग्जांपल इन्होंने इधर दिए बेटा। क्या कहता है, एग्रीमेंट शुड डॉक्यू कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, माने परफॉर्म करने के लिए वो एबल होना चाहिए। ये बात आ गई है। कोई ऐसा काम मत ले लेना जो इम्पॉसिबल एक्ट हो।
जैसे ए ने बी को कहा कि मैं जादू से कोई खजाना ढूंढ दूंगा, तो यार जादू से खजाना ढूंढना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कुछ होता ही नहीं है इस तरह से, तो भैया फिर ये एग्रीमेंट होगा नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो गाइज ये आपके सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट थे, जो कौन से थे, ये थे जो जनरल एसेंशियल एलिमेंट है, सेक्शन 10 का इन्वॉल्वमेंट इनमें नहीं है। आइए गाइज मैं अब आपको सेक्शन 10 के तहत कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है इसकी चर्चा करूंगा। और ये बात अपन पहले बात कर चुके हैं कि सेक्शन 10 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबिलिटी देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर एनफोर्सेबिलिटी देता है तो उसमें सबसे पहले क्या कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक तो क्या होना चाहिए, बोलो ऑफर, फिर एक क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर मिल जाएगा तो फिर क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा। गाइज हमने आपको बहुत अच्छे से ऑफर की डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस की क्या कहते हैं, ऑफर की डेफिनेशन एज वेल एज एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, और साथ ही साथ आपको किसकी एग्रीमेंट की डेफिनेशन, ये सब चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। मैंने याद करो कल हीरो हीरोइन का एग्जांपल देते हुए कहा था कि ऑफर हमारा हीरो है और एक्सेप्टेंस हमारी हीरोइन है, और इसी के द्वारा आगे पिक्चर बनती भी जाएगी और एक एक करके सारे लोग मिलकर के आते जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट और पिक्चर बनती जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस हो गया तो ये कॉमेडी पिक्चर बनेगी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी कारण से नहीं परफॉर्म हो पाया, उसमें कोई ब्रीच आ गया, उसमें इम्पॉसिबिलिटी आ गई, फिर ये क्या बन जाता है, फिर ये कहीं ना कहीं नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, या परफॉर्म नहीं हो पाता तो एक ट्रेजेडी पिक्चर बन जाती है। गाइज इस तरह की बातें हमने कल की थी, आपको शायद रिमाइंड होगा। आइए आगे बात करते हैं, वो बात करते हैं क्या कि कंसेंट शुड बी फ्री। हमेशा कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कंसेंट फ्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या था, जब दो लोग एग्री करते हैं ना किसी भी बात पर, व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। श्री युगराज जी ने अभी आपको सेम सेंस और सेम थिंग और सेम सेंस बताया था। तो गाइज ये आ गया आपका सेम थिंग और ये आ गया आपका सेम सेंस। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब दो या दो से अधिक बंदे एग्री कर जाते हैं, कैसे एग्री कर जाते हैं, सेम थिंग सेम होनी चाहिए। तो याद करो अभी मैंने कहा था कार डिजायर एक है, फिर उसमें था सेम सेंस, माने प्राइस पर भी दोनों एग्री कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझा जाएगा कि उनके बीच में कंसेंट हो गई, और इस कंसेंट को ही लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कंसेंसस एड ईडम। याद रखिए इसी को लैटिन लैंग्वेज में कंसेंसस एड ईडम कहते हैं। माने कि मीटिंग ऑफ टू माइंड ऑन टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस इज कॉल्ड कंसेंसस एड ईडम, ये कहलाता है। फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री। तो ये तो पहले बताया कि कंसेंट होना चाहिए, फिर उसने उसको कहा कि इट शुड बी फ्री। जब वो कहता है फ्री होना चाहिए तो उसका मतलब सीधा से क्या होता है कि कंसेंट लेते समय ना आपको 5 बदमाशियां नहीं करनी है। और वो बदमाशियां कौन कौन सी है विद्यार्थी, तो याद करिए मैंने अभी आपको चारों अलग से लिख करके बताए कौन कौन से थे सर। तो वो था कि आप जब कंसेंट ले रहे हो तो क्या नहीं होना चाहिए, कोएर्शन नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप कंसेंट ले रहे हो तो कोएर्शन नहीं करना है आपको। कोएर्शन का मतलब होता है डराना, धमकाना, पीड़ित करना, उत्पीड़न करना, ये कोएर्शन आ जाता है। फिर और इसके लिए याद करिए मैंने सेक्शन लिखा था, और सेक्शन लिखा था 15। फिर क्या कहता है कि जब आप किसी का कंसेंट ले रहे हो तो कंसेंट करते समय क्या नहीं होना चाहिए, सेक्शन 16 नहीं होना चाहिए। बोले तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आप अपनी सुप्रीमेसी का यूज कर रहे हो तो वो गलत है। फिर किसी के कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपको झूठ नहीं बोलना है, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं बोलना है, अनट्रुथ नहीं करना है, तो वो सेक्शन 17 था। याद करिए मैंने यहाँ सेक्शन 17 लिखा था उधर। उसके बाद मैं कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपको मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, माने सेक्शन 18 नहीं करना। लेकिन मैंने वहां पर आपको 20, 21, 22 नहीं लिखवाए थे। मिस्टेक को हम यूनिलेटरल मिस्टेक के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से मिसलेनियस है, इसलिए मैंने उसको वहां इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था। लेकिन अगर अपन बात करें तो मिस्टेक को भी अगर इन्वॉल्व कर लें तो मिस्टेक 20, 21 और 22 सेक्शन के अंदर डिस्क्राइब है। तो मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करते समय। तो चूंकि इनके रिजल्ट 15, 16, 17, 18 के रिजल्ट वाइडेबल होते हैं, और 20, 21, 22 के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से मिसलाइनियस होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आप उसको नहीं डाला है। बट गाइज आपको समझना चाहिए कंसेंट इनसे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे ए ने बी को कार का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो और कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसने को धमकाया। क्या धमकाया कि भैया देख, या तो ये गाड़ी मेरे को दे दे, नहीं मैं बंदूक से तेरे को उड़ा दूंगा यहीं पे। ए ने बी को कहा कि तुम मेरी कार 2 लाख में खरीदो। वो कहता है मुझे कार चाहिए ही नहीं। बोला तुम्हें खरीदनी पड़ेगी, ना सुनना मुझे पसंद नहीं है, और 2 लाख ही देने। और बोला नहीं दूं तो, बोला नहीं दूं तो देखिए जो है ना, ये मेरे पास में जो है ये कट्टा है, और ये कट्टा है, इसमें पूरी 6 गोलियां है, 6 की 6 तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा अगर तू कार नहीं खरीदेगा तो 2 लाख में। आपको लग रहा है कि कहीं पे बी मना करेगा बेचारा? कोई चांस नहीं है मना करने का। तो इसका मतलब ये जो कंसेंट ले रहा है प्यार मोहब्बत से ले रहा है, डरा धमका के ले रहा है, डरा धमका के ले रहा है। तो इसका मतलब कंसेंट इज नॉट फ्री।
आप जो कंसेंट ले रहे हैं वो फ्री नहीं है बच्चों। तो कंसेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, कंसेंट शुड बी ऑलवेज फ्री। ए हु ओन्स 2 कार, उसके पास 2 कार है, एक रेड कार है और बी थिंक्स ही इज परचेजिंग द ब्लैक कार, देयर इज नो कंसेंसस इडम, हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। याद करिए बेटा, हमने कहा था, उधर लिखाया भी था कि मान लीजिए वो कार परचेज कर रहे हैं और कार परचेज करते समय उनके बीच में क्लियरिटी नहीं है, माने मिस्टेक है। देखो इन्होंने एग्जाम्पल किसका दे दिया, मिस्टेक का दे दिया। तो ए तो सोच रहा है कि मैं रेड कार बेचूंगा और बी खरीद रहा है कि मैं ब्लैक कार लूंगा। अब दोनों के बीच में कंसेंसस एडिडम है ही नहीं, जब कंसेंसस एडिडम है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं होगा, तो इसलिए कहा कि ये वैलिड नहीं है। अच्छा, और क्या कहता है बेटा, कई बार कहता है टू डिटरमाइन द कंसेंसस एडिडम लैंग्वेज द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियरली ड्राफ्टेड दस, इफ ए सेज विल यू बाय माय रेड कार in 3 lakh rupees, B says yes to it, there is said to be consensus addendum, the meaning is taken same sense by the same party। माने दोनों के बीच में एक ही तरीके से एक ही बात पर अगर यस होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैंने जो भी एग्जांपल दिया वो ये आ गया। क्या कहता है, ए ने धमकी दिया किसको, बी को, और क्या कहा कि अगर वो उसको 2 लाख रुपए उधार नहीं देगा तो वो उसको मार डालेगा। अब बताइए ये जो कंसेंट ले रहा है वो किसके थ्रू ले रहा है, कोर्शन के थ्रू ले रहा है, तो भैया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में। फर्दर मैंने बताया, देखो ये आगे लिख दिया इन्होंने कि स्टूडेंट को ध्यान रखना है क्या क्या चीजें हम आगे समझेंगे अभी, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सब हम आगे यूनिट 3 में पढ़ेंगे। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, अगर ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं भी हुआ हो तो डरना नहीं है, सिर्फ इतना बात याद रखना है कि कंसेंट शुड बी फ्री। कंसेंट लेते समय क्या नहीं करना, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 और बोला सर 20, 21, 22, हाँ वो भी नहीं करना, उसमें मिस्टेक आएगा। पर उसका क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा मिसलेनियस है इसलिए उसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा। बट आपको ये तो कंफर्म नहीं करना, कौन सा नहीं करना, 15, 16, 17, 18 ये तो करने ही नहीं है। अगर आपने करे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। तो गाइज आपको समझ में आ गई सारी बात, और आगे अपन चलते हैं। तो क्या कहता है, कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट में, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द लीगल एबिलिटी टू पर्सन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कभी बताया था क्या कि भैया कल अपन ने डिस्कस कर लिया कि 3 तरह के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, कौन कौन से। तो कहता है कि देखो माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या कह रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसने कि जो मेजर हो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो साउंड माइंड हो वो कर सकता है, और जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो वो कर सकता है। इसके अपोजिट वाले नहीं कर सकते। अपोजिट वाले कौन कौन नहीं कर सकते, तो विद्यार्थी हमने बताया था कल और बात किया था कि कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो बोला सर एक तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, दूसरा क्या कहता है कि अनसाउंड माइंड वाला जो पर्सन है, अनसाउंड माइंड वाला जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और एक पर्सन है ना डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड नहीं, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो और वो भी उस कानून के तहत जिस कानून में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको अगर डिस्क्वालीफाई किया हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। गाइज ये हमने सब पढ़ लिया था। और आइए आज क्या बात करता है, इसमें कहता है क्वालिफिकेशन ए बी सी तीनों के इन्होंने क्या किया, एक एक एग्जाम्पल दे दिया और एक एक एग्जाम्पल देके बता दिया। तो देखो क्या कह रहा है, पहले में इसने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो नॉट एनफोर्सेबल। कह रहा है कि रेफर्स टू द एज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन, हमेशा कितने साल तो होना चाहिए। मैंने कल इसको अच्छे से लिखवाया कि 18 साल से बिलो नहीं होना चाहिए, और अगर 18 साल से बिलो है तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, माइनर, और अगर उसको माइनर किया जाएगा तो वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आएगा। ये कल सारे मैं आपको फ्लो चार्ट में लिखवा चुका हूं। उसके बाद कहता है कि ऐसा बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो साउंड माइंड होना चाहिए। इसका मतलब वो क्या नहीं होना चाहिए, तो मैंने कल लिखा था ल्यूनेटिक वर्ड लिखा था, और लिखा था कि ऐसे लोग जो कभी पागल कभी सही, कभी पागल कभी सही, वो उसके इंटरवल में रहते हैं, वो ल्यूनेटिक्स होते हैं। इडियट आदमी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। मैंने एग्जांपल देते हुए कहा था जो लोग फूल बाय बर्थ होते हैं, बचपन से ही पागल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इडियट है। ऐसे आप पिए हुए व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो आदमी पिया हुआ जिसमें सोचने समझने की स्थिति नहीं है उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। ऐसे जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड मतलब किसी भी तरह का नशा, तो कुल मिला के आप ये समझिए कि ये सब इनकॉम्पिटेंट टू है, क्योंकि सब ये पागलों की श्रेणी में आ जाते हैं, चाहे तो वो इडियट हो, चाहे ल्यूनेटिक हो, चाहे ड्रंकन हो। मतलब जो आदमी एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट सोचने समझने की स्थिति में नहीं है ना यार, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, स्थिर चित्त प्रसन्न चित्त होकर के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और अगर आपका मान लीजिए क्या है कि आपका चित्त, आपका मन
स्थिर नहीं है, आप पागलों के जैसे बिहेव कर रहे हैं, भाई साहब इस समय आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको कोर्ट ने मना कर रखा है, कई लोगों को कोर्ट ने मना ही कर रखा है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट मत करना। जैसे किस किस को मना कर रखा है, तो उन्होंने कहा रखा है कि भाई देखो कुछ लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकते, उनको उनके स्टेटस के कारण से मना करा हुआ। जैसे कौन कौन है, तो याद करिए मैंने कल बताया था कि कन्विक्ट्स को मना कर रखा है, इंसॉल्वेंट्स को मना कर रखा है ना। क्यों? क्योंकि उनको कह रखा है भैया आप इंसॉल्वेंट हो, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आप कन्विक्ट हो, आप नहीं कर पाओगे। फॉरेन सॉवरेन, मैंने एम्बेसडर वर्ड यूज किया था कल कि जो विदेशी जो एम्बेसडर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, विदेशी सॉवरन से अपन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एलियन एनिमी से एट द टाइम ऑफ वॉर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारे के सारे कल अपन ने डिस्कस किए, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर इन व्यक्तियों से कर लोगे तो एनफोर्स नहीं होगा। एसेंशियल एलिमेंट कहता है कि इनकॉम्पिटेंट व्यक्तियों से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद फिर देखिए क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि जो कंसिडरेशन है वो हमेशा होना चाहिए। कल हमने अच्छे से डिस्कस किया, पहले तो कहा कंसिडरेशन होना चाहिए और फिर डिस्कस किया कि कंसिडरेशन जो है वो कैसा भी होना चाहिए। तो कंसिडरेशन एक तो होना चाहिए और एक कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए, हमने चर्चा किया। तो देखिए कल मैंने लिखा भी था क्विड प्रो को समथिंग इन रिटर्न, ये रहा कल जो मैंने लिखा वो ये रहा, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता है और वो कंसिडरेशन वैल्यूएबल होना चाहिए। किसकी आंखों में? कानून की नजर में वो वैल्यूएबल होना चाहिए, है ना। कुछ भी मिल सकता है, अभी कल हम इस पर और डिटेल से चर्चा करेंगे। कल मैंने ये तो नहीं लिखवाया था कि फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये जब हम कंसिडरेशन डिस्कस करेंगे तो दोबारा से आएगा। फिलहाल इतना सा याद रखना कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ बदले में लेने देने के लिए होना चाहिए। अगर लेने देने के लिए नहीं है तो भैया फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो ऑलवेज कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अभी देखिए समथिंग इन रिटर्न के जब बात कर रहा है तो वैल्यूएबल इन द आई ऑफ लॉ, चलिए एक एक मिनट के लिए, मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। वैल्यूएबल इन द आई ऑफ लॉ का मतलब यही है कि सर वो है ना, थैंक यू, आभारी रहेंगे, इन शब्दों का कानून में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर ऐसे करके अगर आप कंसिडरेशन लेन देन कर रहे हो तो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। इसके अलावा कहता है कि जरूरी नहीं है कि बदले में पैसा मिले, कार के बदले पैसा, पैसे के बदले कार, जरूरी नहीं है हमेशा कुछ मटेरियल थिंग्स हो। क्या होता है, कई बार राइट्स मिल जाते हैं, इंटरेस्ट मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। कंसिडरेशन मे बी इन काइंड, ऐसे कहना चाहता है, कंसिडरेशन मे बी इन काइंड। काइंड का मतलब अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार मतलब क्या, राइट मिल गया, किसी तरह का कोई क्या मिल गया, जैसे कोई राइट मिल गया। बोला सर राइट कैसे मिल जाता है, इंटरेस्ट कैसे मिल जाता है, प्रॉफिट कैसे मिल जाता है, बेनिफिट कैसे मिल जाता है? बड़ा सिंपल सा है, या किसी तरह का फॉरबियरेंस मतलब मना करना, नुकसान होना या लॉस होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, ये सफर करना, ये सब बेसिकली ये भी कंसिडरेशन होता है। टू वे कंसिडरेशन है, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस है, दूसरे का लॉस पहले का प्रॉफिट है। याद करिए कल मैंने बताया था कि ए ने बी को अपनी तरफ से कार दिया। अब ए के पास पहले क्या थी बेटा, ए के पास मान लीजिए कार थी, अच्छा, और बी के पास क्या था, तो बी के पास मनी था। बड़े आसानी से समझिएगा बेटा, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। अब ए ने अपनी कार बी को दे दी। जब इसने अपनी कार बी को दे दी, सेल कर दी, तो जब इसने सेल कर दी और इस सेल के बदले उसने उससे 2 लाख रुपए ले लिए, तो अब जरा समझना कि जो 2 लाख रुपए इसने इससे लिए हैं, तो इसका मतलब ए को किस चीज का लॉस हो रहा है, कार का, और बी को किस चीज का फायदा हो रहा है, कार का। इसने बी ने 2 लाख रुपए किसको दिए, ए को, तो बी को किस चीज का लॉस हो गया, बी को हो गया 2 लाख रुपए का, और ए को इसका फायदा हो गया। मतलब इसका लॉस इसका प्रॉफिट है और इसका लॉस इसका प्रॉफिट है। तभी तो क्या हो रहा है कि एक जने को होने वाला प्रॉफिट और दूसरे जने को होने वाला लॉस कंसिडरेशन है। जैसे मान लीजिए ए को प्रॉफिट किस चीज का बोल तो 2 लाख रुपए का, बी को प्रॉफिट किस चीज का है, कार का। ए को लॉस किस चीज का है, कार का, और बी को लॉस किस चीज का है, 2 लाख रुपए का। तो म्यूचुअली आपस में जो आप लेन देन करते हैं वो होना बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन में समथिंग इन रिटर्न होना बहुत जरूरी है। राइट्स की क्या बात करें सर, मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, राइट का एक एग्जांपल दे रहा हूं, ए कोई व्यक्ति है, इसके पास एक बिल्डिंग है, उसने बी को एक किराए पर दी, और किराए पर दी तो अब क्या हुआ, बदले में किराया देगा 50,000 रुपए पर मंथ। बेटा ए को लॉस किस चीज का हो रहा है, बिल्डिंग का, कि ए पहले बिल्डिंग में यूज करता था, आराम से रहता था। अब उसने ये बिल्डिंग किसको दे दी, अगर बी को दे दी, तो अब बी उसको यूज करेगा, तो बी को बेनिफिट हो गया बिल्डिंग का यूज का। लेकिन साथ ही साथ बी को इंटरेस्ट के रूप में या क्या देना पड़ रहा है, इसको किराया देना पड़ रहा है ना। तो इसको होने वाला बेनिफिट क्या है, किराया, लेकिन इसको लॉस होने वाला क्या है, मकान का यूज। इसको प्रॉफिट होने वाला क्या है, मकान का यूज, और इसको लॉस होने वाला क्या है,
50,000 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट है, लाइबिलिटी है, ये सब मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होते हैं, जिस पर चर्चा हम और आगे करने वाले हैं। चलिए फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया और क्या कहता है, ए एग्री टू सेल इज बुक टू बी इन 100 रुपीज। तो बी का प्रॉमिस, बी ने प्रॉमिस किया 100 रुपए कंसिडरेशन का, ए ने प्रॉमिस किया अपनी बुक का। तो एक प्रॉमिस टू सेल द बुक इज द कंसिडरेशन फॉर द बीज प्रॉमिस टू पे। दोनों के प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, याद करो मैंने कहा था रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जिसमें कंसिडरेशन हो वही एग्रीमेंट बनता है। याद करिए अपन पढ़े हुए हैं, तो वो यही बात है, यही कह रहा था कि दोनों के कंसिडरेशन एक दूसरे के बदले हैं। फिर सेक्शन 23 क्या कहता है, सेक्शन 23 याद करिए कल अपन ने डिस्कस किया था और कहा भी था कि उधर तो मैंने बताया था सेक्शन 25 की कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं हो तो वो वॉइड होता है, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग होता है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हमने कल फ्लो चार्ट में लिखा और पढ़ा है। अच्छा अब क्या कहता है लॉफुल कंसिडरेशन में, कि लॉफुल कंसिडरेशन में कहता है कि देखो कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल चीजों को लेन देन मत करना। यहां इतना डिटेल से नहीं बताया, लेकिन फिर भी जैसे देखिए, एक तो इसने कहा कि कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कल याद करिए मैंने बंदूक का एग्जांपल देते हुए कहा था कि बंदूक प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, खरीदना बेचना बिना लाइसेंस का, बिना लाइसेंस का बंदूक खरीदना बेचना प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो आप उसको कैसे परचेज करोगे। तो वैसा इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ होने के कारण से एनफोर्स नहीं है। अच्छा, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ फ्रॉडुलेंट इन्वॉल्विंग इंजरी, इसने क्या करा बेसिकली अंदर के जो सारे इमोरल, याद करिए कल मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन इमोरल नहीं होना चाहिए, और एक लिखाया था अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। गाइज वो सारे कीवर्ड्स जो कल मैंने फ्लो चार्ट में लिखे हैं यहां आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन हमें, और सेक्शन 23 याद करिए कल मैंने इसको लिखाया है कि सेक्शन 23 में जो है वो ये बताया गया। तो कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, should not be prohibited by law, should not be immoral, should not be opposed to public policy। इन्होंने जो है एग्जांपल दिया उसने क्या है, तो देखिए यहां पर आ गया कि A promises to drop prosecution institutors against B for robbery, माने एक उसने रॉबरी करा। अब बताओ यार रॉबरी करके वो क्या कह रहा है कि मैं तेरे पास केस नहीं करूंगा अगर तू मुझे कुछ पैसे दे, तो गलत है ना यार। ये इसका आपको लग रहा है ऑब्जेक्ट ठीक है यार, ऑब्जेक्ट इसका अनलॉफुल है। कोई किसी के यहाँ पर मान लीजिए लुटेरा पना करे, उस चीजें लूट के आए और फिर लुटेरे से ये कहा जाए कि मैं तेरे आप क्लेम नहीं करूंगा, तू पैसे दे दे, तो ये वैलिड नहीं है। ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ कोकेन। अब कोकेन क्या है, ड्रग्स है, तो ड्रग्स पहले से बताया था मैंने कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो तस्करी करना, ड्रग्स करना, ये सब अनलॉफुल होने के कारण से नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक लास्ट बात थी वो क्या, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। वो कहना चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे लास्ट में मैंने ये बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको कर लेने पर मना, एनफोर्स कराने से मना कर दे। कोर्ट ने मना कर रखा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मत करना, कर लो तो हमारे पास मत आना क्योंकि हम इसको एनफोर्स नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन कौन से है, तो देखो देन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच लॉ डिक्लेयर्स, इसको अंडरलाइन करो, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। क्या अंडरलाइन करना है, वो कह रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो कि इम्प्लीकेबल करना लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो, है ना, जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं हो। यहां इन्होंने बहुत ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन मैंने कल इसको बताया था एग्जांपल देते हुए। और क्या कहता है, थ्रेट टू कमिट मर्डर, यार बताओ मर्डर वाले कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाएगा कोर्ट, कभी नहीं कराएगा, है ना। और क्या कहता है कि अगर भाई आप किसी की प्रॉपर्टी को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी को, इलीगल नेचर को अगर एनफोर्स कराना चाहोगे तो कोर्ट ने पहले ही मना कर रखा है। मैंने इसमें दूसरे एग्जांपल दिए थे, माइनर वाला कह दिया, मैंने कहा विदाउट कंसिडरेशन वाला हो गया, मैंने कहा कि वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया, इसको आप कभी भी मत करना। एक्चुअली इसके सेक्शंस हैं, अभी मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड का जो अलग से चैप्टर आएगा वहां पर इनके सेक्शन ही लिख दूंगा कि इन सेक्शन वाले एग्रीमेंट्स को लॉ ने मना कर दिया, ये मत करना, कर लो तो हमारे पास मत आना। इम्पॉसिबल एक्ट को मैंने डाला था, सेक्शन 56 इसके अंदर बताता है कि सेक्शन 56 के तहत जो एक्सप्रेसली पहले से ही पता है कि इम्पॉसिबल है, उन कॉन्ट्रैक्ट को आपको नहीं करना चाहिए, कर लो तो आप हमारे पास मत आना। बताया था टू पैरेलल लाइन को क्रॉस करवाने का जो एग्रीमेंट है वो इम्पॉसिबल टू डू है। अगर आप उसको करके कोर्ट के पास चले जाओगे सर इसको एनफोर्स करा दो, यार कैसे करा देगा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। तो गाइज ये इससे आपको क्लियर हो रहा है अच्छे से कि जो हमने पढ़ा वो कैसे कैसे हमारे मॉड्यूल के अंदर कहाँ कहाँ पर है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, थोड़ा सा आपको इसलिए मॉड्यूल से कराया गया कि एट द टाइम ऑफ राइटिंग आंसर यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द मॉड्यूल, आपको स्ट्रिक्टली मॉड्यूल फॉलो करना होता है। दैट्स वाई मैंने आपको इसमें से बताया। आइए अब इसके बाद वापस वही समझाइश की प्रोसेस को हम आगे लेके चलेंगे, उस चीज को वैसे की वैसे ही जो अपना पुराना पैटर्न है
उसको फॉलो करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे सारी चीजें आती चली जाएगी। ठीक है, तो आइए विद्यार्थी चलते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जिस चीज पर आज मैं आपको लेके आया हूं वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि कई बार कुछ कुछ स्थानों पर इसको सबसे बाद में डिस्कस किया जाता है, पर मेरा ये मानना है कि जो चीज मॉड्यूल में जो उन्होंने एक सीक्वेंस बनाया वो बहुत ही सोच समझ के बनाया, तो उस सीक्वेंस को हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं ताकि बच्चा जब मॉड्यूल पढ़े और हमको पढ़े तो कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं किसी तरह का कोई इरिटेशन उसको नहीं हो। दैट्स वाई उन्होंने भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हम भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हैं। हालांकि इसमें मुझे बार बार डबल मेहनत होगी, थोड़ा सा समय ज्यादा भी लगेगा। एक्चुअली क्या है, मॉड्यूल में भी रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ लोग उस रिपीटेशन से बचने के लिए इसको नहीं कराते, बाद में कराते हैं, लेकिन हम ऐसा अभी नहीं कर रहे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से चीजों को आपके दिमाग में जमाना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके गाइस, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जैसे मैं बात करता हूं तो बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिनमें सबका अलग अलग बेसिस है। अगर सब बात करें तो सबसे पहले हम बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, इस पर एक चर्चा करेंगे। फिर बात चर्चा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग। ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग, मेकिंग भी कह सकते हैं, और मेकिंग को मेकिंग के अलावा क्या भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन। फॉर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है। और एक आ जाएगा on the basis of performance। on the basis of performance। ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तीन अलग अलग बेसिस हैं। गाइज एक्चुअली क्या है, मैं इन सबको ही एक एक करके आपको बताने वाला हूं, कहीं कोई इसमें अपन वो नहीं रखेंगे, और फिर भी सिर्फ एक बार हम इनके नाम आपको डिस्कस कर देते हैं और बाइफर्गेशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि एक एक इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे। इजी टू हार्ड के मतलब क्या, सबसे पहले हम आपको ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस बताएंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या मेकिंग बताएंगे, और सबसे लास्ट में बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। यहां हम थोड़ा सा सीक्वेंस तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि बेटा क्या है, हमारा माइंड हमेशा इजी टू हार्ड को इजी कर, और शुरुआत में अगर हम हार्ड को पिक कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब कई बार हम जल्दी से समझ नहीं पाते किसी चीज को, तो हिम्मत हार जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। आइए सबसे पहले अगर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की बात करेगा तो ये हमसे कहलवाएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। माने एक एक चीजों को लेंगे और सबसे पहले जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे वो बात करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर बी इसमें हम लेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट चलो पूरा लिख देते हैं। फिर सी हम इसमें लेंगे वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसमें डी हम पढ़ेंगे अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद में हम ई पढ़ेंगे इसके अंदर वॉइड एग्रीमेंट, और सबसे लास्ट में इसमें पढ़ेंगे एफ इल्लीगल एग्रीमेंट। इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले बात पड़ेगी किसको, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से कहानी को शुरू करेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बाद में हम बात करेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फिर अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, फिर वॉइड एग्रीमेंट और इल्लीगल एग्रीमेंट। एक्चुअली क्या है गाइस, आपकी जो बुक है ना उस बुक में कई बार इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ है जो थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है, तो हमने इसको अपने ही तरीके से यहाँ पे लिखा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे, बड़ा आसान है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट,
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट। इसको इसी सीक्वेंस में लिखिए, मतलब इसको लिखिए ताकि ये थोड़ा सा आपके दिमाग में इसी तरीके से सेट हो। 4 का एक बंच है, फर्स्ट 4 आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, रिमेनिंग 2 आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। देखिए बेटा यहां पर सब जगह कॉन्ट्रैक्ट 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 वर्ड आया है और इन दोनों जगह पे एग्रीमेंट एग्रीमेंट वर्ड आया। बी अलर्ट, मैं आपके दिमाग में एक एक चीज बहुत अच्छे से जमाने वाला हूं और एक लॉजिकल तरीके से जमाने वाला हूं। तो क्या कह रहा है, पहले 4 जो है कॉन्ट्रैक्ट है, रिमेनिंग 2 है एग्रीमेंट है। इसको इसी तरीके से लिखिए ताकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आइए, जब मैं ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले एक तो कॉन्ट्रैक्ट आएगा, वो आ जाएगा नंबर 1। जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो आएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, माने हम यहां बात करें किसकी, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट हम यहां पढ़ेंगे वो आएगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर तीसरा हम यहां पे जो बात करेंगे, वैसे तो देखिए कई बार बुक्स में ना टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ रहता है, पर चूंकि वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कई बार तो इसलिए कई बार हम उसको यहां पे यहीं पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद टैसिट के बाद में एक हो गया एक्सप्रेस, एक इम्प्लाइड और एक टैसिट। फिर एक आता है जिसको कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, QUASI, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद में कहता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये। फिर इसमें आ गया आजकल ना एक नया तरीका और है, उसको क्या कहते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। तो ई कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट पर हम चर्चा करेंगे। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड और टैसिट दोनों अलग अलग, और साथ ही साथ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और फिर लास्ट में क्या चर्चा करेंगे, ई कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कैसे कैसे होता है ये बड़े आसान है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, देखो बेटा वैलिडिटी का मतलब तो क्या है कि वो वैलिड है या नहीं है, लागू होंगे या नहीं। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में कि कैसे बने, बनाने का तरीका अलग है, ये चारों कॉन्ट्रैक्ट के बनाने का तरीका अलग है। तो कल जब इसको डिस्कस करेंगे, आज ही हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि ये चारों को किस अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है इसमें। अच्छा जी, परफॉर्मेंस किसको कहते हैं? वास्तव में तो परफॉर्मेंस के लिए अगर कोई एक सिंगल शब्द देखा जाए, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज परफॉर्मेंस, तो सिर्फ एक, अगर 2 ही वर्ड में कहीं कुछ पता करना हो हमको परफॉर्मेंस क्या है, तो एक वर्ड होता है टू डू, मतलब जो काम को करने के लिए किया था वो काम कर देना परफॉर्मेंस कहलाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होंगे? तो सबसे पहले उसने बताया कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, अब ये जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो इसका एक भाग है वो होता है बायलैटरल, और एक जो दूसरा भाग है वो है यूनिलैटरल। तो एक तो है बायलैटरल और एक आएगा आपका यूनिलैटरल। तो 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर हम चर्चा करेंगे, यूनिलैटरल और बायलैटरल। तो एक तरफ से ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। तो गाइज ये आपको हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने वाले हैं। एक बार आप थोड़ा सा इसको क्विक लुक कर लीजिए कि किस तरह से क्या क्या चीजें आएगी। अब इसको एक बार आपको लिखना भी है, जैसे आप इसको लिखोगे फिर मैं आपको इसी से सिमिलर जो चार्ट है उसमें, जिसमें मैंने सीक्वेंस बदला है और जो सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा हुआ है उस तरफ भी आपको लेकर के चलता हूँ। तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, चाहे आप इसको लिख रहे हैं, आप इसको नोट करिए। और इसको जब आप नोट करते हैं तो साथ ही साथ मैंने कहा था कि मैं आपको लेके चलूंगा किस तरफ। तो ये आप देखिए सीए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसमें भी इन्होंने इस सब चीज़ों को इसी तरह से दिखाया। ये देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आ गए। तो मैंने सिर्फ सीक्वेंस चेंज किया जैसे मैंने बताया था। तो नंबर 1 पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? तो कहा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यही हमने लिखा है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मैंने अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के चारों सेगमेंट एक साथ बना दिए। फिर वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट को मैंने यहाँ पे 5 और 6 बनाया था, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने फॉर्मेशन के आधार पर या मेकिंग के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट बताया था उसमें क्या क्या लिखा था। तो एक्सप्रेस आ गया बच्चा, इम्प्लाइड आ गया, क्वासी आ गया और ई कॉन्ट्रैक्ट आ गया। इम्प्लाइड में मैंने साइड में एक और कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिख दिया था टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो वो भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही है, पर कई लोग उसको इम्प्लाइड में लेते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, टू डू के आधार पर। तो मैंने कहा था एक तो था एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक था एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के दो पार्ट है, एक तो यूनिलेटरल और एक है बायलेटरल। तो ये सारी चीजें जैसा इसमें है वैसा ही लगभग लगभग वहां भी है। लेकिन मैंने कहा मैं आपको जहां से समझाना शुरू करूंगा वो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो वो सबसे पहले आएगा बेटा कि मैं जहां से आपको पिक करूंगा, जहां से मैं आपको लेके चल रहा हूं, वो सबसे पहले आएगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो आइए हेडिंग डालिए ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले जो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में कॉन्ट्रैक्ट था वो था एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या किया जा चुका है, एग्जीक्यूट किया जा चुका है, मतलब जिसमें कहीं कोई काम पेंडिंग नहीं है। देखिए क्या कहना चाहता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज नो परफॉर्मेंस इज पेंडिंग, नो परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग, मतलब जिसको जो काम करना था या जिसको जो फॉरबियरेंस करना था वो या तो वो फॉरबियरेंस कर चुका या फिर वो फॉरबियरेंस करना से अभी करना कर चुका है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कहलाता है। इससे पहले कि मैं आपको एग्जीक्यूट को डिफाइन करूं, आइए मैं आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बारे में और बता दूं। याद करिए परफॉर्मेंस का मतलब क्या था, मैंने उधर लिखा भी था टू डू। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी अगर मैं बात करूं कि परफॉर्मेंस क्या होता है, तो परफॉर्मेंस क्या होता है ये बताने के बाद अगर मैं इसको बताऊंगा तो आपके लिए थोड़ा सा आई थिंक ईजी हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस क्या होता है। तो परफॉर्मेंस में होता है या तो होता है टू डू और या होता है नॉट टू डू। याद करिए कल जब मैंने ऑफर या लास्ट टाइम जब अपन ने ऑफर की परिभाषा की थी, डिफाइन किया, तो कहा था व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू या फॉरबियरेंस। देखो नॉट टू डू को फॉरबियरेंस भी कहते हैं। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या तो क्या होता है टू डू, या तो क्या होता है बेटा परफॉर्मेंस के रूप में टू डू होता है, ठीक है, मैंने कुछ काम करना है, और कई बार नॉट टू डू होता है। और जो ये होता है ना नॉट टू डू, इसको नॉट टू डू, इसको कई बार उन्होंने किस नाम से भी पुकारा है, फॉरबियरेंस। अच्छा फॉरबियरेंस। अब जब वो कहता है कि फॉरबियरेंस का मतलब क्या है, नॉट टू डू इज कॉल्ड फॉरबियरेंस, FORBEARANCE, फॉरबियरेंस। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कोई भी काम किया जा चुका है, हैज बीन परफॉर्म्ड, नो परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द बोथ ऑफ द पार्टी, मतलब किसी भी तरीके से किसी का भी काम बकाया नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आइए तो क्या कहता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाता हूं, और क्या कहता हूं कि नो परफॉर्मेंस is outstanding from, no performance is outstanding, किसी भी तरह की कोई परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग नहीं है, नो परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग ऑन बोथ ऑफ द पार्टी, फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको आप एज इट इज मॉड्यूल की लाइन में लिखेंगे, ये सिर्फ अपन समझने के लिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। नो परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग माने कोई परफॉर्मेंस बकाया नहीं है, किसकी तरफ से, बोथ ऑफ द साइड, दोनों की तरफ से। तो या तो क्या है, या तो है वर्क हैज बीन डन, वर्क ऑब्लिक प्रॉमिस, या ऐसा कर लेते हैं एक एक को पूरा ही लिखते हैं आराम से, कोई भागम भाग नहीं लगाते। वर्क हैज बीन डन, वर्क हैज बीन डन, जो काम करना था वो किया जा चुका है, या फिर प्रॉमिस हैज बीन फुलफिल्ड, प्रॉमिस हैज बीन फुलफिल्ड, या तो प्रॉमिस हैज बीन डन, वर्क हैज बीन डन, प्रॉमिस हैज बीन फुलफिल्ड। ये तो दोनों टू डू को बताते हैं कि जो काम करना था उसके लिए काम हो गया, तो प्रॉमिस हैज बीन डन, प्रॉमिस हैज बीन फुलफिल्ड। अच्छा, और क्या कहता है, या फिर फॉरबियरेंस हैज बीन ब्रॉट इनटू द रिकॉर्ड, फॉरबियरेंस हैज बीन ब्रॉट
forbearance has been brought onto the record, brought onto record। अब इसका मतलब क्या है सर, फॉरबियरेंस हैज बीन ब्रॉट ऑन टू द रिकॉर्ड या वर्क हैज बीन डन। मैं दोनों को एग्जाम्पल से समझाऊंगा और क्लियर कर दूंगा। पहले कहता है, पहले अपन करते हैं फॉरबियरेंस को लाते ही नहीं है, प्रॉमिस हैज बीन फुलफिल्ड। जैसे क्या है कि ए ने बी से कहा कि आई विल परफॉर्म एट योर होम, और वो क्या कहता है कि आई विल पेंट, माने आई विल डू पेंट ऑन योर हाउस। वो कह रहा है कि मैं आपके घर पर किसी तरह से कोई जो पेंट करना है वो कर दूंगा। बी ने कहा कि मैं तुम्हें इस पेंट के बदले 50,000 रुपीज दे दूंगा। अब ए हैज बीन पेंटेड, ए ने क्या कर दिया, हैज बीन पेंटेड, हैज बीन पेंटेड, उसे पेंट करना था, उसने पेंट कर दिया। और बी हैज बीन पेड, बी ने क्या कर दिया, अपनी तरफ से जो पैसा देना था दे दिया। तो बी हैज बीन पेड, माने जो उसको पैसा देना था वो उसने उसको क्या कर दिया, पे कर दिया। तो अब दोनों तरफ से कोई काम बाकी नहीं है। नो परफॉर्मेंस इज पेंडिंग, नो परफॉर्मेंस इज पेंडिंग, कोई किसी तरह का कोई काम बकाया नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज्ड, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज और फिनिश। डिस्चार्ज का मतलब यहां क्या बेटा, फिनिश हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज, फिनिश हो गया। नो परफॉर्मेंस इज पेंडिंग, किसी तरह का कोई काम बकाया नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज्ड। तो अब समझिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मेरे हिसाब से टू डू वाली बात आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि ए ने बी को कहा मैं तुम्हारे घर में पेंट कर दूंगा, बी ने कहा अगर तुम पेंट कर दोगे तो मैं 50,000 रुपए दे दूंगा। जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो परफॉर्मेंस बाकी थी, जब बाकी थी तो वो था एग्जीक्यूटरी। लेकिन अभी जब पर्टिकुलर डे आया, उस दिन ए बी के घर आया, उसने पूरे मकान को पेंट कर दिया। शाम होते उसने कहा कि सर ये लीजिए आपका पूरा मकान पेंट हो चुका है, लाइए मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। बी भी 50,000 रुपए लेकर के बैठा था, उसने खटाक से 100 की या जो भी उसके पास गड्डी थी, मान लीजिए 500 की गड्डी थी, उसने उठाई और किसके हाथ में थमा दी, ए के हाथ में। ए अपने घर में आराम से पेंटेड हाउस को एंजॉय कर रहा है और बी उस पैसे को एंजॉय कर रहा है। दोनों या ए पैसे को एंजॉय कर रहा है और बी मकान को एंजॉय कर रहा है, ये समझिए। तो बताइए दोनों की तरफ से काम पूरा हो चुका। तो अब क्या है कि ए हैज पेंटेड द हाउस और बी हैज पेड द अमाउंट। तो नो परफॉर्मेंस इज पेंडिंग, hence contract has been discharged or finished. Such type of contract is called executed contract. मेरे हिसाब से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बोला सर ये आपने फॉरबियरेंस वाली बात को तो छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। आइए अब फॉरबियरेंस वाली बात को भी कहते हैं। फॉरबियरेंस क्या था, नॉट टू डू, नॉट टू डू ही क्या कहलाता है, फॉरबियरेंस। किसी काम को न करना ही क्या कहलाता है, फॉरबियरेंस कहलाता है। तो अब इस फॉरबियरेंस की क्या कहानी जरा समझिए। मैं अब आपको फॉरबियरेंस का एग्जाम्पल भी यहीं पर दे देता हूं, है ना। इसी को अपन फॉरबियरेंस में भी कर रहे हैं। और आइए फॉरबियरेंस को क्या कहना चाहता है यहीं पर आप समझा देते हैं, है ना। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज फॉरबियरेंस। तो फॉरबियरेंस में कहता है फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस का एग्जाम्पल। फॉरबियरेंस का मतलब क्या था, मैंने पहले बताया था, नॉट टू डू, किसी काम को न करना ही क्या था, फॉरबियरेंस था। अच्छा अब क्या हुआ, ए ने बी को ये कहा, मान लीजिए क्या है कि ए एक व्यक्ति है और बी एक दूसरा व्यक्ति है, और ए ने एक्सीडेंट कर दिया बाय मिस्टेक बी को, मतलब ए ने एक्सीडेंट कर दिया बी की कार को। तो देखिए क्या है कि ए एक्सीडेंट कर देता है किसको, बी को, और बी इसको कहता है कि आई विल स्यू ऑन यू, वो कहता है कि मैं तुम पर स्यू करूंगा। स्यू मतलब होता केस करना। तो ए ने एक्सीडेंट कर दिया बी को और बी ने कहा आई विल स्यू ऑन यू। अब ए कह रहा है कि डोंट स्यू ऑन मी, आई विल पे यू 10,000 रुपीज। अब समझिए जो एक्सीडेंट हुआ ना, एक्सीडेंट में सिर्फ कार डैमेज हुई है, इसको बड़ा समझिए, कार डैमेज मतलब आदमी डैमेज नहीं हुआ, ध्यान रख लेना नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मतलब यहां डैमेज क्या हुई है, केवल कार डैमेज। ए ने एक्सीडेंट करा बी का और बी की कार जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, और बी ने क्या कहा
कि मिस्टर ए, तुमने मेरी कार को डैमेज किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कोर्ट में और तुम्हारे ऊपर स्यू करूंगा, मतलब आपके ऊपर केस करूंगा। अच्छा जी। ए ने कहा यार प्लीज डू नॉट स्यू ऑन मी, हैव 10,000 रुपीज, मेरे ऊपर केस मत करो और ये आप पैसे लो। सुनो सर, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। क्या कि बी रिमेन्स या बी फॉरबियरेंस करता है, फॉरबियरेंस बी जो है अपनी तरफ से फॉरबियरेंस टू स्यू, माने स्यू करने से क्या हो जाता है, फॉरबियर हो जाता है। तो अब ए क्या करता है उसकी जगह, ए पेड द अमाउंट, ए ने क्या करा, पेड द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। ए ने अपनी तरफ से 10,000 रुपए दे दिए। तो अब जरा समझना कि यहां पर किसी काम को टू डू हुआ या नॉट टू डू हुआ। यहां किसी काम का नॉट टू डू हुआ, और नॉट टू डू क्या हुआ कि नॉट टू डू ये हुआ कि बी फॉरबियरेंस करने से, स्यू करने से रुक जाता है, ए उसको पैसे दे देता है। तो दोनों तरफ से चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो काम होना था वो हो गया। अब यहां पर जो बी की तरफ से काम हुआ ना वो टू डू नहीं है, बी की तरफ से जो काम है वो बेसिकली नॉट टू डू है। नॉट टू डू क्या कि उसने केस करने से अपने आप को रोक लिया। ऐसे तो उसका लीगल राइट बन रहा था क्या कि वो जिसने उसको कार को हिट किया उसके ऊपर केस करके पैसा ले ले, कोर्ट चला जाए, उसको 4 बार पेशी में बुलवा ले। पर यार उसने सोचा कि कोर्ट जाएंगे, साला वकील को पैसे देंगे, टाइम लगेगा, और ये अभी तुरंत ही अपने को 10,000 देने को तैयार है नहीं केस करने के लिए, तो कौन माथापच्ची करेगा, 10,000 लो, कहानी खत्म करो। तो इसका मतलब देखो बेटा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मेरे हिसाब से आपको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, और आप लोग इसको फटाफट से, जैसा मैं समझ रहा हूं कि नोट कर रहे हैं तो या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो ये आप करते रहिए और हम आगे चलते हैं। तो देखिए ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट था। अब आइए मैं आपको लेके चल रहा हूं किस तरफ, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल अपोजिट जो चीज है वो आ जाता है आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। भाई गाइस, जैसे मैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं उसमें सिर्फ एक चीज याद रखना है, क्या कि परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग। परफॉर्मेंस या लाइबिलिटी, अपन इसको क्या भी कह सकते हैं कि लाइबिलिटी इज आउटस्टैंडिंग या पेंडिंग। आउटस्टैंडिंग, या फिर हम इसको क्या भी कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग, या फिर हम इसको क्या भी कह सकते हैं, पेंडिंग। कि आउटस्टैंडिंग है या फिर पेंडिंग है। मतलब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस जो है या लायबिलिटी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, बस ये पता चलता है कि काम अभी हुआ नहीं है। प्रॉमिस इज स्टिल हैज टू बी परफॉर्म। क्या कहना चाहता है जरा समझिए, प्रॉमिस इज स्टिल हैज टू बी परफॉर्म्ड। काम अभी भी करना बाकी है। अब काम करना बाकी है, सिर्फ ये आ रहा है, कितने जनों की तरफ से काम करना बाकी है ये नहीं आ रहा। तो परफॉर्मेंस इज स्टिल हैज टू बी परफॉर्म्ड। परफॉर्मेंस और लायबिलिटी इज आउटस्टैंडिंग और पेंडिंग इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बच्चा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को जब तक कंप्लीटली नहीं समझा जा सकता जब इसके हम दोनों बाइफर्गेशन नहीं करें। और बाइफर्गेशन क्या है बच्चा, बाइफर्गेशन है whether it is bilateral और whether it is unilateral। तो देखिए bilateral क्या है, performance is outstanding from both साइड। दोनों तरफ से अगर परफॉर्मेंस पेंडिंग है, परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से परफॉर्मेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और वो कैसा, एग्जीक्यूटरी में कौन सा कहलाएगा, बायलैटरल। एग्जीक्यूटरी में भी बायलैटरल कहलाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ए
बी को प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस टू गिव कार, और बी प्रॉमिस टू गिव मनी। तो दोनों तरफ से देखो क्या आ रहा है, किसी भी तरफ से प्रॉमिस, किसी भी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं है, दोनों तरफ से क्या आ रहा है, प्रॉमिस। इसलिए कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि प्रॉमिस अगेंस्ट प्रॉमिस, ए के प्रॉमिस के अगेंस्ट बी का प्रॉमिस और बी के प्रॉमिस के अगेंस्ट ए का प्रॉमिस। इधर से भी अभी सिर्फ क्या आया है कि वो वादा कर रहा है आई विल परफॉर्म किया नहीं है, तो इधर से भी सिर्फ क्या आया है, तो इधर से भी प्रॉमिस आया है और इधर से भी अभी क्या ही चल रहा है, प्रॉमिस। तो जहां दोनों तरफ से अभी सिर्फ क्या आए हैं, प्रॉमिसेस आए, परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो ये जो सिचुएशन है ये बायलैटरल आउटस्टैंडिंग सिचुएशन है, दोनों तरफ से परफॉर्मेंस बकाया है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी बायलैटरल कहलाएगा। एग्जीक्यूटरी बायलैटरल, बड़े ध्यान समझिए, एग्जीक्यूटरी बायलैटरल माने दोनों साइड से परफॉर्मेंस करने में अभी ये पेंडिंग है, एग्जीक्यूटरी बायलैटरल। ऐसे ही एक होता है एग्जीक्यूटरी यूनिलैटरल, यूनिलैटरल। अब यूनिलैटरल में क्या होता है कि परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम वन साइड, ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म। कह रहा है ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म, केवल एक ही पार्टी को परफॉर्म करना है, ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म, है ना। या इसमें ये भी कहता है कि परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम वन साइड, परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम वन साइड, परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम वन साइड, ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो बच्चों ध्यान रखो, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें एक ही जने को परफॉर्म करना है, या तो परफॉर्म एक ही जने को करना है, या फिर करना तो दोनों को था, एक ने कर दिया, एक की तरफ से बाकी है। याद करिए गाइस, मैं यहां आपको एक इस तरह का एक फ्लो चार्ट बनाता हूं। ए ने बी के साथ कोई वादा किया था और ए की तरफ से जो एक्ट था ना वो आ चुका है, मतलब ए को जो एक्ट करना था वो कर दिया, लेकिन बी की तरफ से जो अभी परफॉर्मेंस आना था ना वो अभी बाकी है, केवल बी ने क्या किया है, प्रॉमिस किया है। तो अब जब बी ने, एक जने की तरफ से एक्शन है, एक जने की तरफ से प्रॉमिस है, तो ये यूनिलैटरल है, क्योंकि ए की तरफ से जो एक्ट था वो तो डन हो गया, ए को जो करना था बी के लिए वो उसने कर दिया, लेकिन अभी जो बी को करना था वो अभी स्टिल पेंडिंग है, स्टिल पेंडिंग। तो जो स्टिल पेंडिंग है वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसको हम इस तरह से और डिस्कस कर सकते हैं, इस तरीके से और आगे इसको समझ सकते हैं। वो क्या समझना है कि जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, और वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट तो जो दो तरह के हो गए, तो एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में क्या बताया, परफॉर्मेंस लायबिलिटी इज आउटस्टैंडिंग या पेंडिंग, और बायलैटरल में क्या बताया कि परफॉर्मेंसेस जो है वो आउटस्टैंडिंग होती है बोथ साइड, और इसमें केवल वन साइड। अच्छा, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है ए हैज गिवन कार, ए बी को अपनी क्या कर चुका है, कार दे चुका है, और बी विल पे द अमाउंट। बी ने अभी पे करा नहीं है, बी विल पे द अमाउंट। तो परफॉर्मेंस जो है एक जने की तरफ से तो परफॉर्म्ड है, एक जने की तरफ से आउटस्टैंडिंग है, तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कई बार क्या होता है, केवल एक ही बंदे को परफॉर्म करना होता है, दूसरे बंदे को परफॉर्म करना ही नहीं है। बोला सर ऐसा कब हो जाता है? देखिए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहां दो को परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर आपका मान लीजिए चालान हो गया, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं और आपने जो रोड सेफ्टी के रूल्स है
उनको अवॉइड कर दिया, कोई भी रोड सेफ्टी का रूल था आपने उसको अवॉइड कर दिया, अब आपका चालान बना रही है पुलिस। तो अब चालान जब पुलिस कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपको जो है अपनी तरफ से पुलिस ही करेगी जो करनी है, मतलब पुलिस ने आपका चालान कर दिया और पैसे सिर्फ आपको जमा कराने, बदले में पुलिस आपको कुछ भी नहीं देगी, आप ही पुलिस को क्या करोगे, चालान के अगेंस्ट पैसा दोगे। तो यहाँ परफॉर्मेंस वन साइडेड है। या मान लीजिए क्या है कि जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री की फीस है, तो एक तरफ से रजिस्ट्री की फीस में क्या है, आप ही पैसे दोगे, तो ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म में क्या है, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म। ये कौन कौन से मामले जिसमें एक ही पार्टी को परफॉर्म करना होता है, तो ये है कि पेइंग या फिलिंग चालान, चालान को पे करना या फिल करना, या फिर पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बहुत बार अपन पैसे देते हैं, तो इसमें आप ही एक ही जना परफॉर्म करता है, दूसरी साइड से कोई परफॉर्मेंस आती नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या कहलाते हैं, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर, वन इज एग्जीक्यूटेड, दूसरा एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट नो परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, दोनों लोगों ने अपना अपना काम कर दिया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इसमें परफॉर्मेंस पेंडिंग है। एग्जीक्यूटरी बायलैटरल दोनों तरफ से परफॉर्मेंस पेंडिंग है। एग्जीक्यूटिवली यूनिलैटरल एक तरफ से परफॉर्मेंस पेंडिंग है, एक ही जने को परफॉर्म करनी है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गई आई थिंक, और बहुत अच्छे से आपको दिमाग में क्लियर हो गया। और इसके बाद मैं आपको फिर से वही कि एक बार वहीं ले चलते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या चीज कहाँ हमने पढ़ी है और किस तरह से इसको आगे आपको लेके चलना है। तो चलिए, तो गाइज मिलते हैं आपसे इसके डिस्क्रिप्शन के साथ नेक्स्ट क्लास में।